नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे संपत्ति के अधिकार के बारे में और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में, और साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार क्यों बना दिया गया। तो हमारा संपत्ति का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19F और अनुच्छेद 31 दो अनुच्छेद में वर्णित है। आर्टिकल 19F में क्या कहा गया है? आर्टिकल 19F में बोला गया है कि हमें संपत्ति खरीदने और उस संपत्ति को संरक्षित करने का अधिकार प्राप्त है। इसी तरीके से आर्टिकल 31 में क्या बोला गया है? जो संपत्ति हम खरीदे हैं या जिसे हम संरक्षित कर रहे हैं, हमारी उस संपत्ति को हमसे वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन एक 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1978 में। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। तो उस संविधान संशोधन में ये कानूनी जो संपत्ति का अधिकार था, ये मूल अधिकार था, इसको बदल करके कानूनी अधिकार कर दिया गया और उठा करके इसको 300 का यानी 300A में जोड़ दिया गया। तो इसमें संविधान संशोधन करना क्यों पड़ा? इसका मेन रीज़न ये था कि सरकारी कामकाज में इसकी वजह से बहुत बाधा हो रही थी। जैसे मान लीजिए हमें सरकार को मेट्रो का निर्माण करना है या रेलवे ट्रैक बिछाना है या कोई भी सैनिक छावनी या कोई भी सरकारी कामकाज के लिए संपत्ति चाहिए थी। तो संपत्ति तो मूल अधिकार था। तो कुछ लोग कहते थे कि मैं अपनी संपत्ति सरकार को नहीं दूंगा। हालांकि सरकार उसके लिए मुआवजा भी प्रोवाइड करवाती थी, लेकिन लोग इससे संपत्ति को वंचित नहीं कर सकते थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत हम अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर डायरेक्ट जा सकते हैं। ये जब हम अभी संवैधानिक उपचारों का अधिकार पढ़ाएंगे तब उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो यही इसका रीज़न था कि संपत्ति को मूल अधिकार से हटा करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे ही संविधान की आत्मा कहा गया है। यानी कि आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा गया है, संविधान का हृदय भी बोला गया है, और इसे संविधान का संरक्षक बोला गया है। संरक्षक इस वजह से कि हम मूल अधिकारों का हनन होने पर हम अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि ये मूल अधिकार हमारे वाद योग्य हैं, और इसे प्रतिभूति बोला गया। आर्टिकल 32 को प्रतिभूति इस वजह से बोला गया कि ये मूल अधिकारों की गारंटी देने वाला अधिकार है, और मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार भी हमारा आर्टिकल 32 है। मूल अधिकारों की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 का प्रयोग करके हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट हमारा 5 प्रकार के रिट जारी करता है। रिट का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो देखते हैं हम लोग किस प्रकार के ऑर्डर कोर्ट जारी करता है। पहला हमारा जो ऑर्डर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण या हॉबियस कॉर्पस। इसका कहने का मतलब क्या है कि किसी व्यक्ति को अगर आप गिरफ्तार किए हैं तो उसे गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत करना होगा, और इसमें कैदी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी वर्णित किया गया है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा आदेश किस प्रकार का होता है। दूसरा आदेश होता है हमारा मैंडमस, जिसे परमादेश बोलते हैं। परमादेश में सुप्रीम कोर्ट इस प्रकार का आदेश जारी करती है, जैसे मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी है, वो अपनी ड्यूटी ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, तो उसे मनवाने के लिए परमादेश लाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई सरकारी कर्मचारी है और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आप उस पर परमादेश लगा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल एक समझ लीजिए। मान लीजिए आपके साथ कोई ज्यादती हुई है और आप थाने गए FIR करवाने के लिए, लेकिन आपकी FIR नहीं लिखी जा रही है। वहाँ पर कोई सरकारी कर्मचारी जो ऐसा मौजूद है जो आपकी FIR लिख सकता है, वो FIR नहीं लिख रहा है, तो आप अपने मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सीधे आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। राष्ट्रपति और राज्यपाल पर परमादेश नहीं लगाया जा सकता है। जब हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे होंगे तब इस बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा कौन सा ऑर्डर ऑफ कोर्ट होता है? वो होता है को वारंटो, यानी कि अधिकार प्रक्षा।
इसमें कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच की बात की गई है, यानी कि कोई ऐसा कर्मचारी जिसे वो काम करने का हक ना हो लेकिन वो फिर भी वो काम कर रहा हो। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो ट्रेन में टिकट चेक करने का अधिकार जो होता है वो टीसी को होता है, लेकिन कुछ ऐसे हवलदार या कुछ ऐसे सिपाही जो वहाँ पर मौजूद होते हैं वो क्या करते हैं कि लोगों से टिकट चेक करने के बहाने उनसे पैसे वसूलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पैसेंजर है और उसके पास टिकट नहीं है, तो टिकट चेक करने का अधिकार केवल टीसी के पास होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसे कर्मचारी होते हैं जो जिनके पास ये अधिकार नहीं होता है, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए टिकट चेक कर रहे होते हैं। तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि क्या आपके पास इसका अधिकार है। चलिए डिस्कस करते हैं फोर्थ, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन के बारे में। प्रोहिबिशन में ये कहा गया है कि लोअर कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रोक सकती है। इसका कहने का क्या मतलब है, यानी कि लोअर कोर्ट ने कोई ऐसा आदेश दिया है जो अनुचित था, तो उसे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस पर रोक लगा सकते हैं। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में क्या कहा गया है कि लोअर कोर्ट के फैसले के बाद उत्प्रेषण आता है, यानी कि अगर लोअर कोर्ट ने कोई फैसला दिया है तो उस फैसले पर पूर्णतया सूचित करना होता है अब उससे बड़ी कोर्ट को, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को। इसमें कुछ लंबित फैसले होते हैं, लंबित फैसले जिन पर बहुत टाइम से सुनवाई नहीं हो रही होती है, तो उस बारे में भी सूचना देनी होती है। आपने कोई ऐसा आदेश या ऐसा सजा दी है जो आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो इस पर भी उत्प्रेषण लगाया जा सकता है। और अनुचित न्याय करने पर या अप्राकृतिक फैसला देने पर भी उत्प्रेषण लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अपने लोअर कोर्ट पर। मूल अधिकारों का हनन होने पर आर्टिकल 32 का यूज करके हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इन दोनों का यूज करके हम हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। ये दोनों फंडामेंटल राइट के, मूल अधिकारों के रक्षक कहे गए हैं। कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। बस यहाँ पर ध्यान देने की ये बात है कि जब हम हाई कोर्ट में जाएंगे तो केवल 226 ही यूज करेंगे, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो आर्टिकल 32 का यूज करेंगे। फंडामेंटल राइट के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा ऊंचा है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल 33 के बारे में। आर्टिकल 33 कुछ आर्टिकल 13 के जैसा है। उसमें भी मूल अधिकारों को सीमित करने की बात कही है और इसमें भी मूल अधिकारों को सीमित करने की बात कही है। पहला, जैसे सेना के मामले में मैंने बताया था कि जहाँ पर सेना का रूल होगा वहाँ पर मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाएगा। गुप्तचर या राजदूत, मीडिया, जैसे जहाँ पर राष्ट्रीय एकता, अखंडता व राष्ट्रीय सुरक्षा के बात आती है वहाँ पर इनके मूल अधिकारों को सीमित कर दिया गया है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल 34 के बारे में। आर्टिकल 34 जहाँ पर मार्शल लॉ यानी कि जहाँ पर सेना का कानून लागू होता है वहाँ पर मूल अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है। आर्टिकल 35 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 35 में यह बोला गया है कि संसद मूल अधिकारों को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कानून ला सकती है। धन्यवाद।